हाँ, तो आज यस हम सर पढ़ेंगे मेरी। जावा स्क्रिप्ट। पढ़ेंगे मतलब आज एक ओवरव्यू देखेंगे जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, मतलब कैसे काम करती है, कैसे क्या होता है। उसके बाद कल से इसमें कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट समझने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक पेज। जैसे वेबसाइट के बारे में तुम्हें बताया गया था, HTML CSS से वेबसाइट बना रहे थे तुम लोग अब तक, ठीक है। तो एक चीज़ समझने वाली है कि डायनेमिक और स्टैटिक क्या होता है ये, ठीक है। तो लेट्स से तुम्हारी कोई वेबसाइट है, उसमें कुछ HTML कोड लिखा है, कुछ CSS कोड लिखा है, ठीक है। अब सिर्फ अगर HTML और CSS की बात हम करें तो उससे पेज जो तुम्हारा रहता है स्टैटिक रहता है। स्टैटिक का मतलब तुमने कहीं क्लिक किया, ठीक है, तो उस क्लिक के करस्पॉन्डिंग कुछ तुम्हारा इवेंट नहीं हो, मतलब कुछ फंक्शनलिटी रन नहीं हो रही होगी वहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। और अदर हैंड डायनेमिक जो तुम्हारी होती है, लाइक तुमने कहीं किसी बटन पे क्लिक किया, ठीक है, उस बटन पे क्लिक करने की वजह से तुम्हारा कोई नया पेज खुल गया, या तुम्हारा कुछ मॉडल खुल के आ गया सामने, या कुछ भी, तो उसमें कुछ जैसे डायनेमिक कुछ वर्क हो रहा होता है या फंक्शनलिटी कुछ रन हो रही होती है, तो उसे कहते हैं हम डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। तो इसी को देख लेते हैं अब, लेट्स से कोई एक एग्जांपल। अच्छा, इसके आगे पहले ये देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं कि अपने पेजेस में कुछ डायनेमिक बिहेवियर्स डालने के लिए। डायनेमिक बिहेवियर का मतलब कि हमने कहीं बटन पे क्लिक किया तो उससे फॉर्म खुल जाए, या कहीं फॉर्म लिखने के, फॉर्म बनाने के बाद उस फॉर्म में डेटा भरने के बाद जब हमने सबमिट पे क्लिक किया तो फॉर्म सबमिट हो जाए। अच्छा, तुम लोगों ने HTML की क्लास में फॉर्म बनाना सीखा होगा, यस सर। सीखा था। तो उस फॉर्म में तुम लोग क्या कर रहे थे, तुमने फॉर्म बनाया, ठीक है, उसमें तुम कुछ डेटा डाल पा रहे थे, ठीक है। हाँ सर। उसके नीचे एक बटन सर। भी बनाया होगा, बटन बनाया होगा सबमिट का, बनाया था। यस सबमिट वाला। हाँ। यस सर। हाँ, तो उस पे क्लिक करने से सबमिट हो रहा था क्या फॉर्म कहीं? नहीं सर, नो रिफ्रेश हो सर, रहा था बस नहीं एकदम। कहीं नहीं हो रहा था, वो बस वो थी। हाँ हाँ, बस यही मैं बताना चाह रहा था कि जो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट है वो क्या करती है, तुम्हारे डायनेमिक बिहेवियर इंट्रोड्यूस करती है वेबसाइट में। कि मतलब अगर कहीं यूजर ने क्लिक कर दिया या कहीं कुछ भी चेंजेस कर दिए तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या शो कराना है, कैसे क्या फंक्शनलिटी रन करानी है, ये सब तुम्हारा होता है जावास्क्रिप्ट से। तो वही। और दूसरा काम होता है, जैसे तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स एक्शंस है। कॉम्प्लेक्स एक्शन का मतलब कि तुम्हारे पास कोई कंप्यूटेशन करवाने को है। कंप्यूटेशन का मतलब जैसे तुम्हें कराना है 5 into 4 + 3, ठीक है। तो HTML तो करा नहीं सकता ये 5 into 4 + 3, क्योंकि HTML क्या है, सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब कि वो ब्राउजर को बताती है कि देखो यहाँ पे पी टैग आ गया हमारे पास, अब पी टैग के करस्पॉन्डिंग एक पैराग्राफ रेंडर कराना है वेबसाइट पे। या फिर एक IMG टैग आ गया, तो IMG टैग के करस्पॉन्डिंग एक इमेज जिसका सोर्स में हमने URL दिया है, वो हमें रेंडर करानी है स्क्रीन पे, ठीक है। तो HTML तुम्हारी कैलकुलेशन कर नहीं सकती है। और दूसरा तुम्हारे पास है अभी CSS। अब CSS तो कुछ काम की है ही नहीं, वो तो सिर्फ स्टाइलिंग करने का काम आती है। तो ये जो हमारा काम है कुछ कॉम्प्लेक्स एक्शंस का, ये सब तुम्हारा कराती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लाइक हमें अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन करनी है 5 into 4 + 3, तो वो जावास्क्रिप्ट अपने अकॉर्डिंग 5 into 4 20 + 3 23 तुम्हारा आउटपुट कर देगी, अगर तुम्हें वेबसाइट पे कहीं इस तरह से कुछ चाहिए तो, ठीक है। और इससे हमारा क्या होता है, वेबसाइट में इंटरेक्शन बढ़ता है। इंटरेक्शन का मतलब लाइक अगर तुम्हारे पास एक नॉर्मल पेज है वेबसाइट, ठीक है, नॉर्मल। एक मैं एग्जांपल देता हूँ जरा। ठीक है। अब इस वेबसाइट में तुम्हारा काफ़ी जगह जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे तुम ये देख पा रहे हो सामने एनिमेशन हो रहा है। एक मिनट जगह देखना, ये कि मैंने जब यहाँ क्लिक किया तो ये अगली स्क्रीन आ गई, देख पा रहे हो ये एनिमेशन। यस सर। तो यही तुम्हारा यस किस हो सर। रहा है, ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट हो रहा है। ये HTML या CSS नहीं कर सकता इसके लिए। जैसे तुम्हें देखो बताया होगा कहीं पे, ये लिखा है एंड ऐड स्पेशल इफेक्ट्स टू द वेब पेज। स्पेशल इफेक्ट्स हैं ये कुछ, जो एनिमेशन हो रहा है ना वेबसाइट पे, ये कुछ स्पेशल इफेक्ट्स हैं, ये जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। और जो तुम्हें बताया गया था इंटरेक्शन, लाइक अगर मैंने इस कैलकुलेटर पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद इसने हमें एक पेज शो करा दिया, ठीक है। अगर यहाँ क्लिक किया मैंने तो इस तरह से इसने एक नया पेज खोला, ठीक है। वहाँ पे हमें इस तरह से शो करा दिया कि कितने का ये सब करने के लिए, ये सारी फंक्शनलिटी अवेलेबल करा दी हमें। तो इसे ही हम कहते हैं इंटरेक्शन। लाइक तुम इंटरेक्शन कर पा रहे हो वेबसाइट से, ठीक है।
तो ये HTML और CSS से नहीं कर पाओगे, क्योंकि HTML में क्या है, मैक्सिमम तुम कुछ शो करा सकते हो वेबसाइट पे, ठीक है, और कुछ स्टाइलिंग कर सकते हो। लेकिन जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ तुम्हारे जावास्क्रिप्ट से ही होगा, ओनली जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ब्राउजर में एक ही लैंग्वेज चलती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि HTML और CSS नहीं थी। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन ये तो नहीं है कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नो सर। नो सर। नो सर। नो हाँ सर। हाँ, बिगनर को ये कंफ्यूजन बहुत रहता है कि HTML भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं कुछ, वो ऐसा नहीं है, सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है वो, ठीक है। तो HTML तुम्हारी प्रोग्रामिंग, वो जावास्क्रिप्ट तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक सेकंड जरा, एक सेकंड। तो ठीक है, और ये तुम्हारी यूज होती है वेब टेक्नोलॉजीज में, लाइक HTML और CSS के साथ, ठीक है। और जो तुम्हारा ब्राउजर होता है, उस ब्राउजर में ये जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट होती है, मतलब उसके साथ आती है। क्रोम में जैसे तुम्हारा, मैं ये ब्रेव यूज कर रहा हूँ, ब्रेव ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ जो है, जो भी ब्रेव ब्राउजर है, इसके साथ में एक, इसमें मतलब क्रोम इंजन ही चलता है बैकएंड में, तो उसके साथ में जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट होती है, ठीक है। इनबिल्ट का मतलब कि जैसे तुमने एक सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल किया, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती वैसे, लेकिन ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आता है। तो इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, जो भी वेबसाइट्स हैं, जो 97% वेबसाइट्स, ये डेटा विकिपीडिया से लिया गया है, तो 97% वेबसाइट्स तुम्हारी जो है जावास्क्रिप्ट से चल रही हैं क्लाइंट साइड में। 97 का मतलब यही है कि टोटल वेबसाइट जितनी भी हैं वो क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट से ही चलती हैं। सर्वर पे चाहे कुछ भी हो, वही बताया जाएगा कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। लेकिन ये एक पॉइंट है कि तुम्हारा जो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स होती हैं वो जावास्क्रिप्ट से ही चलती हैं, ठीक है। सर और हाँ हाँ, पूछो। ये जो जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे जो ग्रेडिंग है ये कैसे आता है ये? ग्रेडिंग है मतलब? अच्छा अच्छा, ये ग्रेडियंट तुम जो बोल रहे हो, ग्रेडियंट है। ये तो ये नहीं, ये वो है, PPT है ये वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं है। हाँ तो मतलब ये कैसे बनता है वो मतलब हमको जानना। ये जैसे PPT का कोई सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास अगर होगा तो उसमें टेम्पलेट्स होती हैं ऑलरेडी। मतलब ये सर एक मिनट, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। तुम लास्ट में रुक जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा ग्रेडियंट कैसे बताते हैं वेबसाइट में यूजिंग CSS, ठीक है। लास्ट में रुक जाना। हाँ देखो, वो CSS का जो ठीक है बताया सर। तुम्हें सर सर ने, तो वो आप CSS में भी तुम, कंटिन्यू करिए। ठीक है, हाँ तो जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट से तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट, कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हो, कुछ वेबसाइट पे मैनिपुलेशंस कर सकते हो। अब मैनिपुलेशन का मतलब है जैसे कि कोई वेबसाइट है, लेट से यही, इसमें तुमने ऐड टू कार्ट, ये भी नहीं हो रहा है, लेट से यहाँ मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो ये तुम्हारा, इससे तुम्हारा क्या हुआ, इससे तुम्हारे होम पेज पे कुछ मैनिपुलेशंस हुए, जिसकी वजह से जो पहले जो कंटेंट आ रहा था अब तक, उसकी जगह अब ये शो होने लगा। तो इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशंस, ठीक है। वो कर सकते हो तुम, और कुछ डेटा को वैलिडेट कर सकते हो। वैलिडेट का मतलब है, लाइक अगर तुम्हारे पास कोई इनपुट फॉर्म है, तो तुमने कहीं कहीं देखा होगा वेबसाइट पे, जब तुम जाते हो तो तुमसे कहता है ईमेल आईडी एंटर करो, तुम उसमें ईमेल आईडी की जगह अगर कुछ और एंटर कर देते हो, तो मना कर देता है कि नहीं ये नहीं कर सकते तुम, या फोन नंबर कहीं मांग रहा है, वहाँ तुमने कुछ ABCDEFG डाल दिया, तो मना कर देता है। तो यही होता है हमारा वैलिडेशन। तो ये सब काम कौन कौन करता है, HTML तो कर नहीं पाएगा, नहीं CSS कर पाएगा तुम्हारा। तो ये सब होता है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट का कुछ हम कोड लिखते हैं, वो कोड जब चलता है ब्राउजर में, तो बताता है कि तुम्हारा जो इनपुट है वो क्या डाला है यूजर ने, उसका वैलिडेशन करके उसका करस्पॉन्डिंग तुम्हें रिजल्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, कि वेब पेज में हम जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करें। अच्छा, तो जैसे तुम्हें बताया गया था CSS में कि हम वेब पेज में CSS कैसे डालते हैं, तो या तो इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, याद है? इनलाइन। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही हम इसमें भी यही करते हैं। वेब पेज अगर हमें अपने वेब पेज में जावास्क्रिप्ट डालनी है, तो उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। यहाँ यहाँ पे इनलाइन नहीं होता है, जैसे CSS में होता था, ठीक है। तो इंटरनल में हम क्या करते हैं,
एक हमारे पास स्क्रिप्ट टैग रहता है, स्क्रिप्ट टैग, जैसे टैग्स तुमने पढ़े होंगे बहुत सारे HTML में, उसी तरह से कि स्क्रिप्ट टैग होगा, इसके अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड होगा और फिर वो स्क्रिप्ट टैग बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट टैग को हम कहाँ पर रखते हैं, हेड और बॉडी टैग में, हेड में या फिर बॉडी में। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या करते हैं हम कि एक फाइल बनाते हैं अलग से, जैसे हम CSS में बना रहे थे एक अलग से फाइल, फिर इसे इंपोर्ट कर रहे थे अपने अपनी HTML में, उसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं कि एक एक्सटर्नल फाइल बनाई हमने जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, उसे हमने इंपोर्ट कर लिया अपने वेब पेज में। दो तरीके होते हैं ये से जावास्क्रिप्ट को यूज करने के। अच्छा, तो अब आता है तुम्हारा क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। अब इस चीज में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जावास्क्रिप्ट हम कैसे यूज करते हैं, क्लाइंट साइड में क्या होता है, सर्वर साइड में क्या होता है। मुझे भी काफी कंफ्यूजन रहता था, तो ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि जावास्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसे तुम चाहे कहीं भी यूज करो, क्लाइंट साइड पे यूज करो या सर्वर साइड पे यूज करो। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड है क्या। ठीक है, जो भी कोड तुम्हारे ब्राउजर में चलता है वो सब तुम्हारा क्लाइंट साइड है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, सोर्सेस index.js। यहाँ अगर तुम अपने सोर्सेज के इसमें आओगे क्रोम डेवलपर्स टूल में, तो यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे इस तरह से कुछ कोड लिखा है, इफ एल्स, ये सब जावास्क्रिप्ट का ही कोड है। तो जो कोड तुम्हारे ब्राउजर में है, जो तुम्हारे ब्राउजर में चल रहा है, उसे हम कहते हैं क्लाइंट साइड। और जो तुम्हारे सर्वर पे है, लाइक अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर किया यहाँ से, या कोई वेबसाइट है उसमें तुमने कुछ किया इस तरह से, जो कि जिसके लिए सर्वर की रिक्वेस्ट जरूरी है, तो वो जो भी काम होता है वो तुम्हारा सर्वर पे होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है तुम्हारे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में। अब जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सर्वर और क्लाइंट दोनों के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इसका एक डिफरेंस देख लेते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो क्लाइंट साइड प्रोग्राम, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम कुछ भी कंप्यूटेशंस करते हैं या कुछ ऐसी कोडिंग करते हैं जिससे कि हमारा कोई इफेक्ट या फिर एनिमेशन कुछ प्रोड्यूस हो सके वेबसाइट पे। सिर्फ इफेक्ट और एनिमेशन तक ही रहता है या फिर कुछ कंप्यूटेशंस पे रहता है क्लाइंट साइड। ठीक है, जो कि हमारे ब्राउजर में परफॉर्म होती हैं सारी चीजें। सर्वर साइड में क्या होता है कि तुमने कुछ भी कुछ डेटा प्रोवाइड किया सर्वर के लिए, अब वो सर्वर उस डेटा के करस्पॉन्डिंग कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा। कोई रिक्वेस्ट तुम डालोगे ऐसे सर्वर पे, जैसे तुमने एक कुछ ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट डाली, फ्लिपकार्ट का अगर एग्जाम्पल लें, तो तुमने ऑर्डर करने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली। लेट से ये तुम्हारा ये है क्लाइंट, ये तुम्हारा लैपटॉप स्क्रीन है, यहाँ पे तुम्हारा सर्वर है। तुमने कोई रिक्वेस्ट डाली, तुम्हारी रिक्वेस्ट गई, वापस तुम्हारे पास जो रिस्पॉन्स आया, तो यहाँ पे सर्वर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है वो भी जावास्क्रिप्ट ही चल रही है। तो यही डिफरेंस होता है, और यहाँ पे जो तुम्हारे वेब ब्राउजर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है वो भी जावास्क्रिप्ट ही है। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होती है उसका मेन टास्क क्या होता है कि इनपुट को वैलिडेट करना, ये इनपुट तुम्हारा सही है गलत है। कुछ एनिमेशंस करना, लाइक जैसे हम देख रहे थे कि स्क्रीन पे कुछ एनिमेशंस हो रहे हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट से होते हैं वो एनिमेशंस। वेब पेज पे कुछ मैनिपुलेशंस करना, अभी हम कोडिंग करके देखेंगे आगे कि कैसे कैसे हम करते हैं ये मैनिपुलेशन, वैलिडेशन, एनिमेशन एटसेट्रा। ठीक है, या फिर कुछ स्टाइल्स अप्लाई करना, अब स्टाइल भी अप्लाई किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट से, जैसे तुमने देखा होगा CSS में कर रहे थे ये तो हम, लेकिन अगर उन्हीं स्टाइल्स को हमें कुछ चेंज करना है, जैसे हमने पहले कुछ और स्टाइल था हमारे पास, उसके बाद हमने कहीं क्लिक किया कहीं कहीं पे वेबसाइट पे, उसके करस्पॉन्डिंग जो कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो स्टाइल्स के चेंजेस भी कर सकता है जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में। ठीक है, और जो सर्वर साइड है उसमें क्या होता है, उसकी जो स्क्रिप्टिंग होती है वो इस तरह से होती है कि हम डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं
और जो रिस्पॉन्स हमारे पास, रिक्वेस्ट हमारे पास यूजर से आ रही है, हम उसका कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये सब काम हमारा होता है सर्वर पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्लाइंट साइड की जो जावास्क्रिप्ट है उसे तुम देख सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो, और सर्वर साइड की जावास्क्रिप्ट को सिर्फ उसका जो ओनर है वही देख सकता है, वही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में। ये बताना जरूरी था क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे यूज़ होती है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो कोई। सर क्लाइंट साइट और सर्वर साइट में दोनों एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, अगर वो अलग नहीं अलग नहीं होंगे तो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जावास्क्रिप्ट हम जब हमारी बनी थी स्टार्टिंग में, शायद एग्जैक्ट ईयर तो मुझे पता नहीं, शायद 20s में ही बनी है। तो जब बनी थी वो तो क्लाइंट साइड के लिए बनी थी कि हम सिर्फ ब्राउजर में कुछ उसके मैनिपुलेशन एक्सेट्रा करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, कि जब पूरी वेबसाइट जितनी भी हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में वेबसाइट से बताया गया था कि 97% विकीपीडिया के अकॉर्डिंग तो वो उतनी जावास्क्रिप्ट से चल रही हैं। तो जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो हमने इसका एक एक वर्जन दूसरा डिक्लेयर कर दिया, मतलब जिसने बनाने वाले ने, जो कि यूज होता है सर्वर साइड के लिए, और उसका नाम है नोड जेएस। शायद तुमने सुना होगा कभी नोड जेएस। तो नो सर। नहीं सुना है तो ठीक है। नोड जेएस तुम्हारा क्या होता है, लाइक जैसे तुम्हारी क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट है, उसी को हमने सेम जैसे तुम्हारे ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट है, ठीक है, तो हमने उसी इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट को निकाल के एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया जो कि ब्राउजर नहीं है, कोई और सॉफ्टवेयर। तो बस उसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं नोड जेएस। नोड जेएस क्या है, तुम्हारा एक रन टाइम इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकता है। अच्छा, इसका मैं तुम्हें बताता हूँ पहले। एक तुम्हारा लेट से, ये है तुम्हारा सर्वर, ये तुम्हारा ब्राउजर, ठीक है। इसमें मैंने न्यू एक टैब खोली, क्रोम डेवलपर्स टूल, कंसोल, ठीक है। अब ये तुम्हारा कंसोल। कंसोल का मतलब यहाँ पे तुम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। एक मैंने जावास्क्रिप्ट का कोई स्टेटमेंट लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग, हेलो फर्स्ट ईयर। ये तुम्हारा हेलो फर्स्ट ईयर प्रिंट हुआ है। ये क्यों हुआ प्रिंट? क्योंकि तुम्हारी ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट है और तुम उस ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। तो यही जो जावास्क्रिप्ट है ब्राउजर के अंदर, इसी को एक अलग सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया था बाद में, जिसका नाम था नोड जेएस। तो वही यूज होता है हमारे सर्वर साइड पे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम जावास्क्रिप्ट को ही यूज करो। अब उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि सेम ही यूज करने लगे लोग, जिससे कि मतलब सीखने में आसानी हो, कि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखें, उसी से हम सर्वर बना लें, उसी से हम क्लाइंट साइड पे कुछ एनिमेशन करा लें, उसी से हम कुछ मैनिपुलेशन करा लें। इसलिए वैसे तुम्हारे अगर सर्वर साइड में तुम कोई और लैंग्वेज देखना चाहो तो इसके अलावा भी काफ़ी लैंग्वेज यूज होती हैं, लाइक तुम्हारी रूबी, लाइक पीएचपी, पाइथन। पीएचपी के बारे में तुम्हें बताया जाएगा अभी कुछ क्लासेस के बाद, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी हम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो उसमें मेन चीज़ यही होती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसे ध्यान से समझ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे तक काम में आएगी। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है, हमारा जो HTML है, एक मैं HTML फाइल बना देता हूँ पहले, समझने में आसानी होगी। एक मिनट, ये है मेरा, मैं कर देता हूँ। तो ये है तुम्हारी एक index.html। इसमें तुम एलिमेंट्स में जब देखोगे, ये तुम्हारा h1 टैग है यहाँ पे, उसके अंदर एक p टैग है,
और उसी h1 टैग के अंदर ही एक हमारा इमेज टैग है, दूसरा हमारे पास एक p टैग है, उसके अंदर कुछ कंटेंट है। तो ये सब जो तुम्हारा है ये है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? जो भी हमारे HTML में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें, जो भी index.html है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कह सकते हैं उसे, ठीक है। उस index.html में हमारे बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि h1 एलिमेंट है, p एलिमेंट है, इमेज एलिमेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का एक पेरेंट होता है, ठीक है, और बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। और जो नोट्स होते हैं, नोट्स हम कहते हैं एलिमेंट को। अब मैं दिखाता हूँ जरा तुम्हें अपने क्रोम डेवलपर टूल में। यहाँ पे तुम्हारा ये h1 क्या है, एक ये पूरा जो है, ये पूरा तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ HTML से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। h1 तुम्हारा क्या है, उसका एक नोड है, ठीक है। उस नोड का एक पेरेंट है जो कि बॉडी है। पेरेंट हमेशा एक ही हो सकता है, क्योंकि एक एलिमेंट दो जगह नहीं हो सकता ना, तो उसका पेरेंट एक ही रहेगा हमेशा, ठीक है। h1 का पेरेंट जो है तुम्हारा बॉडी है। h1 के चिल्ड्रन तुम्हारे p है, p टैग, इमेज टैग, ये दो तुम्हारे चिल्ड्रन है, ठीक है। और एडिशनली तुम्हारा जो नोड्स होते हैं, उन नोड्स के पास अपनी एक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, अपने मेथड्स हो सकते हैं और इवेंट्स हो सकते हैं। अब प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें पता ही होगा, जैसे कि ये तुम्हारे इमेज में ये src की प्रॉपर्टी जो है, ये इसकी वैल्यू इमेज डॉट जेपीजी है, तो यही एक प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी। मेथड्स के बारे में जो इसमें लिखा हुआ है, मेथड्स और इवेंट, तो मेथड तुम्हारे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इसके बारे में आगे बताया जाएगा कि मेथड्स क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं। इवेंट बेसिकली एक कुछ होता है, जैसे कि तुम अगर किसी बटन पे क्लिक करो तो उससे एक इवेंट जनरेट होता है कि हाँ, यूजर ने बटन पे क्लिक कर दिया, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, तो वही हम उसे ही इवेंट बोलते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा आगे। तो वही मैं बता रहा था कि नोट्स जो होते हैं उनके पास प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी कुछ, और कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। एंड देन JS इंटरेक्ट्स विद द DOM एट क्लाइंट साइड अकॉर्डिंग टू यूजर नीड्स। अब जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो यूजर से इंटरेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू यूजर नीड। लाइक उसने अगर किसी, यहाँ पे कोई बटन होता है, अगर एक मैं जरा बटन बना देता हूँ तुम्हें, ये तुम्हारा छोटा सा यहाँ बटन आ गया है एक, ये जरा, ये है यहाँ पे। तो इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, ये तुम्हारा करता है JS। तो JS तुम्हारे इंटरेक्शन को, जैसे यूजर ने कोई इंटरेक्शन किया वेब पेज पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है ये डिसाइड करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, ठीक है। एंड देन JS के पास बहुत सारी APIs होती हैं। API का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसके बारे में भी बताया जाएगा आगे जब कोडिंग करेंगे। तो उन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से जो तुम्हारा DOM है उसे हम एक्सेस करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ये H1 है, ठीक है। इस H1 में हमें कुछ करना है, लेट से हमें इस H1 का ये टैग, ये जो कंटेंट है, दिस क्लासेस फॉर CSS, इसे चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो हम एक API का यूज करेंगे, जो कि API हमारे ब्राउजर में है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि हमें एक्सेस देगा इस H1 टैग की, ठीक है। और एक बार हमारे पास H1 टैग आ गया तो हम उसके कंटेंट को चेंज भी कर सकते हैं, उसे कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही हमारी APIs करती हैं, जो कि वेब ब्राउजर में होती हैं बहुत सारी API, और उन API के थ्रू हमारा JS जो होता है वो DOM को एक्सेस करता है। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि जावास्क्रिप्ट में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम्हें फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में अगर करनी है, यूज़ करनी है, तो उसके लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशंस करने होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा बटन है, ठीक है। इस बटन में अगर कोई इवेंट होता है ऑन क्लिक, क्लिक करने पे इस बटन से क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारे क्लाइंट साइड में, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के कैसे मैनिपुलेशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो उसका एक मैंने कुछ कैटेगराइज किया है उसे, जिससे कि तुम्हें क्लियर हो सके कि तुम्हें अगर कुछ करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम्हें सर्वर पे कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं, जैसे यूजर ने कोई रिक्वेस्ट डाली तो सर्वर पे कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं, तो उसके लिए तुम्हें बैक एंड में जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, लाइक कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस क्या होते हैं,
जावास्क्रिप्ट में कॉल्स कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट में पढ़ने के लिए तुम्हारे पास कुछ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क होते हैं, जिसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। एक हम लाइब्रेरी पढ़ाएंगे तुम लोगों को, जेक्वेरी, अभी सब आगे बताया जाएगा। तो हम बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क पढ़ सकते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लाइक हमें अगर कुछ कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं और इजीली करने हैं, तो हम किसी का प्री रिटन कोड जो भी है उसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं, उसे हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हें दिखानी है वो वो चलो कोड करके दिखाते हैं कुछ। जैसा कि मैं कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट हमारे कुछ यूज़र इंटरेक्शन के काम में आती है, तो एक एग्जांपल दे देते हैं। लाइक ये हमारा बटन है, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करते ही यूज़र के पास मैसेज जाना चाहिए, हेलो यूज़र, इस तरह से कुछ। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे देखो। ये मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, जैसे ही तुम्हारा अगर HTML फाइल में कहीं स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है बॉडी के अंदर, तो वो उसे उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो भी कोड लिखा है जावास्क्रिप्ट का वो रन हो जाता है। तो सबसे पहले एक बेसिक जावास्क्रिप्ट पे कोड रन कर लेते हैं, जिसमें कि एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लेते हैं। हेलो, यस सर। तो पहले ये बताओ, ये जो अभी बताया गया थ्योरी वगैरह बताई गई है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन है क्या? पहले इसके कन्फ्यूजन क्लियर नो कर सर। लो, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी पूछना हो किसी को तो? ठीक है फिर, नो सर। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करते हैं। अच्छा, तुम लोगों में से किसी को C++ तो सीख चुके होगे ना, सेकंड सेमेस्टर आ गया तुम लोगों का। सही है। सी जानते हो? हाँ, सी जानते हो सब लोग। तो सी में जैसे तुम लोगों ने जब पहली बार सीख रहे होगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया होगा, है ना? यस सर। हाँ सर। वही इस तरह से यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं। अच्छा, तो ये जैसे तुमने प्रिंट एफ देखा होगा वहाँ, प्रिंट एफ सी में, प्रिंट एफ के तरह ही हमारे पास यहाँ होता है कंसोल डॉट लॉग। उसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग, जैसे तुम प्रिंट एफ में एक स्ट्रिंग पास करते थे जो प्रिंट होती थी, उसी तरह से हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हैं और उससे हमारा जो भी मतलब हम प्रिंट कराना है वो हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसे रन करके। सेव किया मैंने ब्राउजर में आके, रिफ्रेश कंसोल, ये देखो हेलो वर्ल्ड में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये कहाँ से आया, index.html की 19 लाइन से आया है। 19 लाइन पे हमारे क्या लिखा है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक कंसोल डॉट लॉग की एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो जावा कोड होता है वो रन करता है। अब इसके आगे कुछ करके दिखाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, अब लेट्स से हमें इस H1 के इस कंटेंट को, ये सामने लिखा है दिस क्लासेस फॉर CSS, इस कंटेंट को हमें, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर हमें इस कंटेंट को चेंज करना है जो H1 में लिखा है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए लेट्स से हमने इस बटन के थ्रू हम इसे चेंज करेंगे। क्लिक ऑन दिस बटन टू चेंज द कंटेंट ऑफ H1। ठीक है, इमेज को कुछ देर के लिए हटा देते हैं, इमेज थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। उनके पास हमारे एक ऑन क्लिक फंक्शन होता है। ऑन क्लिक का मतलब कि अगर हमने किसी यूजर ने क्लिक किया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए। सर फंक्शन के बारे में बता सबको, फंक्शन क्या होता है? अभी जब आगे हम, बता। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो आगे जब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स देखेंगे कि सिंटैक्स कैसे होता है,
कैसे फंक्शन क्रिएट होते हैं, कैसे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू देना जरूरी है, जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि जावास्क्रिप्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो सिंटैक्स वगैरह सब देखेंगे आगे। तो मैं बता रहा था फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन में कुछ एक कोड होता है, कुछ लाइन्स ऑफ कोड, लेट से ये तुम्हारा फंक्शन है, फंक्शन यानी फंक्शन नेम। ठीक है, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस, उसके अंदर कुछ भी कोड हो सकता है। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा एक फंक्शन होता है, और इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है वो जब जब ये फंक्शन कॉल होगा तब तक इस कोड अंदर का रन हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे भी, पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक तुम्हारा क्या करेगा, इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे। जो फंक्शन हमारा जैसे ही ये इस बटन पर क्लिक होगा वो फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर फिलहाल सिर्फ हम एक सिंपल सा काम करेंगे कि इसका जो कंटेंट है H1 का उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, अब उसके लिए H1 के लिए एक हम आईडी दे देते हैं, आईडी लेट्स से H1 टैग। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट में कुछ एपीआईज होते हैं, जिन एपीआईज को एक्सेस करके हम कुछ ब्राउजर में कुछ चेंजेस करते हैं। अभी जब इस पीपीटी में तो बताया गया था कि जावास्क्रिप्ट के पास बहुत सारी एपीआईज होती हैं जो कि वेब ब्राउजर में होती हैं, जिनके थ्रू हम डॉम से इंटरेक्ट करते हैं। तो उन्हीं में से एक एपीआई है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो ये क्या करता है, तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ये तुम्हारा पूरा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसमें गेट एलिमेंट बाई आईडी ये तुम्हारी एक एपीआई है जो कि वेब ब्राउजर ने तुम्हें दी है, जावास्क्रिप्ट को दी है। ठीक है, इस एपीआई के थ्रू इसके अंदर जो भी तुम आईडी लिखोगे उस एलिमेंट को ये मतलब उसे एक्सेस कर लेगा। लाइक तुमने तुम्हारी आईडी, इसकी आईडी है H1 की आईडी, H1 टैग, तो इसको इसने एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये एपीआई काम करते हैं। अब नेक्स्ट हमें करना है इसका कंटेंट चेंज करना है। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल में क्या होता है कि जो भी कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारा इनर एचटीएमएल है। मतलब ये टैग है, इस टैग के अंदर जो भी कंटेंट है वो इनर एचटीएमएल इसे बोलते हैं। ठीक है, उसे चेंज करने के लिए हमें इसके इनर एचटीएमएल को एक्सेस करना होगा और उसमें कुछ भी पास करना होगा। पास करने का मतलब इक्वल टू लिख के हम कुछ भी पास कर सकते हैं। लाइक मैंने पास किया है एक स्ट्रिंग, यहाँ सेव किया मैंने। ठीक है, रिफ्रेश, देखो हुआ चेंज कंटेंट। ये था तुम्हारा, ठीक है, पहले पेज। अभी तक ये तुम्हारा HTML का पेज है, इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट नहीं यूज हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हो रही है। अगर ये सिर्फ हमारा HTML का पेज होता तो हमें यहाँ बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं होता। तुमने बटन क्रिएट भी किए होंगे जावास्क्रिप्ट में, उसमें HTML में, तो उससे तुम देख पा रहे हो कि कुछ होता नहीं था क्लिक करने से। तो हमने यहाँ जावास्क्रिप्ट का यूज करके कुछ इस तरह से ये किया है कि हमारा ये कंटेंट जो भी है कि इस बटन पे क्लिक करने से चेंज हो जाए। देखो H1 के अंदर जो भी तुम्हारा था उसकी जगह ये हेलो फर्स्ट ईयर इससे रिप्लेस हो गया। ये इसी तरह का इंटरेक्शन तुम्हारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम सिर्फ कंटेंट ही चेंज नहीं कर सकते, बाकी और कुछ काफ़ी कुछ कर सकते हैं इससे। लाइक अगर तुम्हें इसका कुछ स्टाइल्स चेंज करने हैं वो भी कर सकते हैं हम। एक जरा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जैसे ये पैराग्राफ हमारा, पैराग्राफ का अगर हमें कलर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें इसके लिए एक आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास आईडी नहीं होगी तो हम उसे फैच नहीं कर पाएंगे एपीआई के थ्रू। और भी काफ़ी तरीके होते हैं वैसे फैच करने के, लेकिन जो मेन है वो हमारा गेट एलिमेंट बाई आईडी है। इसके बारे में सब आगे बताया जाएगा भी। ठीक है,
सर हाँ हाँ पूछो। पूछना है सर, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है तो जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास किस चीज़ की है? हाँ अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, सही है। तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सिखाया है तो वो सीख तो सकते सर सीखने तो चाहिए, लेकिन अब मैं वहाँ वो कुछ एग्जाम के बारे में बताएंगे तो इसलिए हो। हाँ थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। वैसे भी आज सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया जाएगा, तो जावास्क्रिप्ट जो मेन सिंटैक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे वो खुद से करेंगे, जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पैराग्राफ जो भी था, ये तुम्हारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के थ्रू आया था, ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट का कुछ इस तरह से यूज़ किया है कि हमने इस बटन पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है, जो कि ऑन क्लिक फंक्शन का हमने एक कुछ कोड पास कर दिया है, जिसके थ्रू हमारा इस पर क्लिक करने से इसके स्टाइल्स जो है चेंज हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा इंटरेक्शन होता है वेब पेज से। तो ये हमारा हो रहा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो ऐसा ही हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अब जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या होता है और कैसे हम उसका कोड लिखते हैं, कैसे उसका कोड रन होता है, ये सब सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं अब सिंटैक्स पे, ठीक है। ये तो तुम्हारा बेसिक यहाँ तक। अच्छा, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी डाउट? ठीक है सर। अच्छा, जावा जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी पहले तो। जैसे कि बताया गया था, दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। तो इंटरनल में अगर हम यूज़ करेंगे तो इसे बार बार हमें इस स्क्रिप्ट टैग को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसे एक्सटर्नली यूज़ करें तो सिर्फ एक ही बार लिख के हम उसमें अब दूसरी फाइल में अपनी चेंज कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, जैसे पहले सी एस एस में किया गया था, ठीक है। तो एक फाइल बना लेते हैं एक्सटर्नल। तो ये हमारी एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है, एक्सटर्नली, और इसे हमने इंपोर्ट किया है अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ये देखो, ये तुम्हारा जो हेलो प्रिंट हुआ है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट फाइल से प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने सी सीखी होगी, तो सी के लिए तुमने एक कंपाइलर डाउनलोड किया होगा, टर्बो सी प्लस प्लस या फिर डेप सी प्लस प्लस। उसी तरह से जब हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, ब्राउजर या फिर नोड जेएस, वो तुम्हारा थोड़ा एडवांस हो जाता है, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एक एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट की है, जावास्क्रिप्ट फाइल डॉट जेएस, इसे मैंने इंपोर्ट किया है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। इंपोर्ट करने का तरीका वही होता है, सिंपल, जो बताया गया था अभी, स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट के आगे सोर्स, और सोर्स में हम पास कर सकते हैं जो फाइल हमारी है जिसे हम इंपोर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा रन हो जाएगा इस ब्राउजर के थ्रू, ठीक है। अब हेलो प्रिंट करना तो देख लिया,
इसके आगे देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे सी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो इंट लिख के कुछ x इक्वल्स टू 5 इस तरह से कुछ करते थे। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में हम इंट नहीं लिखते, उसमें हम लिखते हैं बेर। बेर एक शॉर्ट फॉर्म है वेरिएबल का, ठीक है। बेर x इक्वल्स टू 5। प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग हिट किया, रिफ्रेश किया तो 5 प्रिंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। और तुमने एक चीज़ देखी होगी सी में, तुम्हें अगर एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए तुम इंट लिखते हो, कैर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कैर लिखते हो, एंड ऐसे ही अगर कुछ डेसिमल टाइप लिखना है तो उसके लिए फ्लोट। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, बेर लिख के हम उसके आगे जो भी नाम लिखते हैं और जो भी हम उसमें असाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये वेरिएबल क्रिएट होता है। लाइक उसमें अलग से तुम्हें इंट या फिर कैर लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक से मुझे अगर इसमें एक करेक्टर डालना है, ठीक है, तो उस करेक्टर डालने के लिए मुझे यही बेर ही काम करेगा, उसके लिए अलग से मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कैर है, ठीक है। ये देखो एच प्रिंट हुआ यहाँ पे। इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल। यहाँ हम कुछ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं साथ ही साथ। ये तुम्हारी स्ट्रिंग प्रिंट हुई है जो कि कहाँ से आई है, जावास्क्रिप्ट फाइल डॉट जेएस सेकेंड लाइन। यहाँ तुम्हारा सेकंड लाइन पे कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट लिखा है। इस थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। दिख रहा है सेकंड लाइन पे जो तुम्हारा कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग Yes, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे यहाँ पे एक ये हेलो प्रिंट हो रहा है। तो ये था तुम्हारा वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। और इसके बाद अगर कुछ कंप्यूटेशन हमें करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी जैसे बताया गया था कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमारे कुछ कंप्यूटेशन करने के काम में आता है, ठीक है। तो एक करके देख लेते हैं। लेट्स से मैंने डिक्लेयर किया बेर एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। हटा देते हैं। बेर बेर एक शॉर्ट फॉर्म है वेरिएबल का जो कि इसके सिंटैक्स में आता है। मतलब तुम्हें अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उससे पहले बेर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इक्वल्स टू 6, ठीक है। अभी ना हमें अगर ऐड करना है तो क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाया सम एक्स प्लस वाई, ये देखो 5 और 6 का सम जो तुम्हारे पास आ गया 11। तो इस तरह से तुम इसमें कुछ कंप्यूटेशंस भी कर सकते हो। ये तो नॉर्मल था सिर्फ सम करने का, काफी एडवांस कंप्यूटेशंस भी हम इससे करते हैं जो कि सब देखेंगे भी आगे। अब अगर यूजर से इनपुट लेना हो तब क्या करेंगे, जैसे तुमने सी में देखा होगा स्कैनफ लिखते हैं हम यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट वेरिएबल क्रिएट किया, माई वेरिएबल, ठीक है। हमें यूजर से इनपुट लेना है। एंटर योर और इसी नाम को हमें प्रिंट कराना है। तो वेरिएबल क्रिएट करने से और ये प्रिंट कराना तो क्लियर होगा, लेकिन ये प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट के बारे में बता देता हूँ मैं। प्रॉम्प्ट तुम्हारा क्या करता है, एक तुम्हारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, मतलब जिसमें तुम कुछ वैल्यू इनपुट कर सको। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट। तो अगर यूजर से हमें कोई इनपुट लेना है तो प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। फिर देखो सामने आ गया एंटर योर नेम। यहाँ से हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से। लाइक मैंने कुछ एंटर किया, यहाँ हमारा ये प्रिंट हो गया। यहाँ से जावास्क्रिप्ट फाइल डॉट जेएस 6th लाइन, यहाँ से हमारा प्रिंट हो गया। और ये प्रॉम्प्ट जो था इससे हमने यूजर से इनपुट लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज,
सी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कुछ डेटा टाइप्स के बारे में। कोई अगर किसी को पता हो तो जरा माइक ऑन करके बताओ कुछ डेटा टाइप्स के बारे में। कोई भी? तो ये 4 टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैर और वॉइड डेटा टाइप। हाँ हाँ बस वही। तो जावास्क्रिप्ट में भी तुम्हारे डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उसका वो थोड़ा डिफरेंट उसमें ये होता है कि तुम्हें सी में लिखने के लिए, जैसे तुम्हें अगर करेक्टर डेटा टाइप बनाना है, ठीक है, तो करेक्टर के लिए तुम्हें कैर लिखना पड़ता है, इंटीजर के लिए इंट लिखना पड़ता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अलग से लिखना नहीं पड़ता, लेकिन डेटा टाइप यहाँ भी होती है। तो एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। बैर वेरिएबल डिक्लेयर किया एक, ठीक है, नंबर वेरिएबल का नाम है ये, ठीक है, उसके आगे मैंने एक नंबर दिया 5, ठीक है। एक मेरा डेटा टाइप दूसरा हो सकता है स्ट्रिंग, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम है, उसके आगे कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है। अब कोई डेसिमल का नंबर हो सकता है, वेर डेसिमल नंबर इक्वल टू 67.45, दैट्स इट, ठीक है। और तुम्हारा कोई कैरेक्टर हो सकता है, वेर कैरेक्टर इक्वल्स टू, ये देखो, ये तुम्हारे जो अलग अलग डेटा टाइप्स थे, इन्हें मैंने डिक्लेयर करके और डिफाइन करके प्रिंट करके दिखाया है। तो तुम एक नंबर को भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो इंटरनली एक नंबर होगा, भले ही तुम उसके पीछे इंट लिख नहीं रहे हो, लेकिन वो एक नंबर की तरह वो मैंने मतलब यूज किया जाएगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। एक स्ट्रिंग के लिए भी तुम ऐसे लिख सकते हो, सिंपल बेर और उसका वेरिएबल नेम, उसके आगे अगर तुम्हें कुछ असाइन करना है तो इस तरह से कुछ असाइन कर सकते हो, ठीक है। असाइन करने का मतलब कुछ अगर उसमें वैल्यू रखनी है उस डेटा टाइप में, तो उस वेरिएबल में, ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि सब तो सेम लग रहे हैं क्योंकि सब में बेर वेर वेर लिखा हुआ है, तो इंटरनली ये किस तरह से मैनिपुलेट मतलब किस तरह से देखता है, उसके लिए इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप क्या है। ये देखो, पहला हमारा था नंबर, ठीक है, पहले का टाइप नंबर, ठीक है। दूसरा हमारा था स्ट्रिंग। तो जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग्स होती हैं और वो और कैरेक्टर दोनों सेम ही होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता। लाइक अगर हम चाहें, जैसे तुमने सी में अगर तुम्हें कोई स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो तुम उसे डबल कोट से डिफाइन करते थे, लिखते थे ऐसे डबल कोट के अंदर कोई स्ट्रिंग। लेकिन अगर तुम सी में कुछ इस तरह से लिखो, सिंगल कोट उसके अंदर कोई स्ट्रिंग, तो वहाँ पे एरर आता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, तुम चाहे सिंगल कोट यूज करो चाहे डबल कोट यूज करो, वो दोनों तरह से एक स्ट्रिंग को ही मानता है, ठीक है। और जो डेसिमल नंबर होता है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट में, उसे भी हम नंबर ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेटा टाइप इसका यही है, नंबर, और कैरेक्टर का भी डेटा टाइप नंबर, ठीक है। अब कुछ एडवांस डेटा टाइप आते हैं हमारे पास, जैसे कि एरे हो गया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक एरे बना लेते हैं जैसे तुमने सी में बनाया होगा।
तो देखो ये तुम्हारा है एरे। जावास्क्रिप्ट में एरे डिक्लेयर करने का तरीका है, एरे का नाम, उसके आगे ये ब्रैकेट, अंदर हम एलिमेंट पास करते हैं कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह से हम एरे डिफाइन कर सकते हैं। और एरे का जो टाइप होता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में। और डेटा टाइप में कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो, उसके बाद आगे बढ़े। सर आपने बताया था कि कैरेक्टर और नंबर का दोनों का एक ही डाटा टाइप होती है। नहीं, नंबर। करेक्टर और नंबर नहीं, नंबर और डेसिमल वगैरह जो भी, अगर तुम्हारा कुछ इस तरह से कुछ ये है और ये, तो इनका सेम ही रहेगा। जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो तो नंबर होता है एक, ठीक है, स्ट्रिंग होती हैं, और तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और भी कुछ होते हैं, लेकिन जो तुम्हारा जो तुम पूछ रहे हो जो डिफरेंस, तो नंबर और डेसिमल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन करेक्टर तुम्हारा जो होता है वो एक स्ट्रिंग की तरह माना जाता है जावास्क्रिप्ट में। जब तुम ओके आगे कुछ एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो तुम वहाँ पे देखोगे कि काफ़ी जगह स्ट्रिंग्स यूज होती हैं। तो जो स्ट्रिंग होता है, जो करेक्टर होता है, लाइक अगर हमने करेक्टर, चाहे हम इसे डबल कोट के अंदर लिखें या फिर हम इसे सिंगल कोट के अंदर लिखें, एक स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। लेकिन सी में ऐसा नहीं होता है, जैसे तुम सी पढ़ के आए हो तुम लोग, तो उससे रिलेट कर पा रहे होगे। तो सी में तुम्हारा क्या होता है कि अगर तुमने सिंगल कोट लिखा है तो वो एक करेक्टर है, और डबल कोट लिखा है तो वो एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जो करेक्टर है और स्ट्रिंग है दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। ओके अब सर। फंक्शन की बात चल रही थी, अभी फंक्शन का देख लेते हैं कुछ बेसिक। तो फंक्शन हमारे क्या होते हैं, कुछ एक ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं फंक्शन को, जिसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन के आगे फंक्शन नेम का पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं। पैरामीटर जैसे कि आगे देखेंगे कहाँ यूज होता है, ठीक है। उसके आगे कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर कुछ कोड होता है हमारा। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है, इस कोड को यूज करने के लिए हम कभी भी इस फंक्शन को रन कर सकते हैं। रन मतलब कॉल कर सकते हैं। और कॉल करते कैसे हैं, फंक्शन का नेम लिखा, उसके आगे ये पैरेंथेसिस, सिंपल, इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं जितनी बार चाहें। लेट्स से हमें अगर इसके अंदर 50 लाइन का कोड है, 50 लाइन्स ऑफ कोड, और इस 50 लाइन्स ऑफ कोड को हमें 50 जगह यूज करना है, तो 50 इंटू 50 हर जगह लिखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कुछ अगर हमें हमारा कुछ ऐसा कोड है जिसे हम बार बार यूज करने वाले हैं, तो उसे एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। लेट्स से इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग माई नेम। कंसोल के बारे में तो बता दूं मैं शॉर्ट में। कंसोल क्या करता है, तुम्हारे जो भी जो तुम्हारा कंसोल है इसका, ब्राउजर का, वहाँ पे तुम्हारा लॉक करवा देता है। लॉक का मतलब कुछ प्रिंट कराना। ये एक उसे तुम अगर एज अ बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसे तुम प्रिंट एफ का एक अल्टरनेटिव मान सकते हो जावास्क्रिप्ट में। तो देखो माई नेम नहीं, या कुछ और प्रिंट कराते हैं, हेलो। अब इस फंक्शन को हम जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार इसके अंदर का लिखा हुआ कोड तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा। कुछ और लाइन्स लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। तो इस फंक्शन को हम जब भी कॉल करेंगे तो ये तीनों लाइंस ये तुम्हारी एग्जीक्यूट होंगी। ये देखो यहाँ से तुम्हारी तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये तुम्हारा आया जावास्क्रिप्ट फाइल के सेकंड लाइन से, यहाँ से, और ये तुम्हारी थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। इस तरह से तुम्हारे अगर तुम इसे कभी और भी कॉल करो दोबारा, जैसे 4-5 बार, 5 बार जब जब तुमने इसे कॉल किया है तब तब ये सारी लाइन्स तुम्हारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये देखो यहाँ तक ये प्रिंट हुआ है, शायद 5 बार हुआ होगा। 5 बार कॉल किया फंक्शन को तो 5 बार हुआ होगा। अब कॉल करना क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है तो हम उसे कॉल नहीं करें अगर, ठीक है,
नहीं होगा, फंक्शन क्रिएट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। फंक्शन का अगर हमें कुछ काम करवाना है फंक्शन से, तो उसके लिए हमें कॉल करना जरूरी है, तरह से, ठीक है। अब जिस पैरामीटर की जो हम बात कर रहे थे अभी, कि इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कुछ हम पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर से देख लेते हैं क्या होता है। लेट्स से हमने यहाँ पे दो पैरामीटर प्रोवाइड किए, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक है। और ये हमारे फंक्शन का हम कुछ नेम दे देते हैं जो कि थोड़ा ठीक लगे, ऐड 2 नंबर्स। तो ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन इज function will be used to add two numbers। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, ऐड 2 नंबर्स, उसके अंदर कुछ पैरामीटर दिए, देखो तुम सामने ऊपर लिखा है पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर मैंने दिए नंबर 1 नंबर 2। अब पैरामीटर क्या होते हैं, इस फंक्शन के पास कुछ वेरिएबल्स आ जाते हैं अपने पास, लाइक यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है, ये जो मैंने यहाँ से पास किया है, यहाँ से हम पास करते हैं पैरामीटर, पैरेंथेसिस के अंदर से कॉल करते वक्त। तो मैंने इस ऐड 2 नंबर फंक्शन को कॉल किया, ये 2 नंबर पास करके, नंबर 1 में 7, नंबर 2 में 8, ठीक है। अब इस ये 7 और 8 जो नंबर है, ये हमारे इस फंक्शन के पास आ चुके हैं, ठीक है। अभी फंक्शन इन दोनों का कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, इन्हें ऐड करवा दिया, तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया 2 नंबर्स को ऐड करने का। तो इस तरह से हमारा फंक्शन काम करता है। और जो मैंने बताया था कि अगर हमें कुछ ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखी हो, लेट से हमें दोबारा से कुछ ऐड कराना है, नंबर 5, अब अगर तुम्हें 3 बार अलग अलग इन नंबर्स को ऐड करना होता तो तुम्हें क्या करते कि तुम एक 2 वेरिएबल बनाते, उनमें नंबर स्टोर कराते, फिर उसके आगे तुम तीसरा वेरिएबल बनाते, उसमें एक नंबर उन दोनों का सम ऐड स्टोर कराते। तो फंक्शन ने क्या किया, तुम्हें बार बार कोड लिखने के बजाय तुमने एक ही जगह एक बार कोड लिख दिया और उसे बार बार कॉल करके अपने अकॉर्डिंग उसकी फंक्शनलिटी को रन करवाया। तो ये यूज़ होता है तुम्हारे फंक्शंस का, ठीक है। अभी तुम जब आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसमें फंक्शंस काफ़ी जगह यूज़ होंगे, ठीक है। तो फंक्शन में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़े। फंक्शन के अंदर आता है एक रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया इस लाइन से, ये 5th लाइन जो तुम्हारी है, इन्हें हटा देते, हमने इस लाइन से कुछ फंक्शन कॉल किया, ठीक है। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास किए, ठीक है। ये पैरामीटर यहाँ कॉपी हो गए इन दोनों में, नंबर 1 में 7 आ गया, नंबर 2 में 8 आ गया। अब उसके बाद हमारे इस फंक्शन के पास इन नंबर्स की एक्सेस है, नंबर 1 नंबर 2 की, जिसमें कि हमारा 7 और 8 है। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, यहाँ से जो भी हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न हम एक कुछ नंबर रिटर्न कर सकते हैं, कुछ तुम्हारा कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, कुछ फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं। तो जो भी हम रिटर्न करेंगे वो इसकी जगह हमारा आ जाएगा, इस फंक्शन कॉल की जगह 6th लाइन पे। अब कैसे आएगा ये देख लेते हैं। लेट से मुझे नंबर यहाँ पे ऐड करने हैं, तो मुझे इसका रिजल्ट अगर चाहिए तो मैं उसे कहीं प्रिंट कराऊंगा, तभी मुझे दिखेगा कि कुछ रिजल्ट आया भी है या नहीं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा जावास्क्रिप्ट फाइल .js 6th लाइन से ये प्रिंट हो रहा है तुम्हारा 15। तो 6th लाइन से यहाँ प्रिंट हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है, उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया। रिटर्न क्या किया, उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन हमारा 2 नंबर को ऐड करने का है, ठीक है। यहाँ से जो रिटर्न होके आया हमारे पास, वो इसका रिजल्ट जो भी हमने जो भी रिटर्न हुआ है फंक्शन से, वो यहाँ प्रिंट करा दिया। तो इसीलिए तुम देख पा रहे हो कि ये इस बार जो हमारा प्रिंट हो रहा है 6th लाइन से हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हम इसके अंदर ही प्रिंट करा रहे थे, कंसोल डॉट लॉग करके।
तो तुम्हारा यहाँ पे देख पा रहे हो थर्ड लाइन से प्रिंट हुआ है। थर्ड लाइन का मतलब कि इस फंक्शन के अंदर से प्रिंट हुआ है। तो उसका मतलब जो मेन बताने का मेरा ये था कि जो भी हमारी वैल्यू होती है, जो भी रिटर्न रिटर्न वैल्यू होती है, जो हम रिटर्न कराते हैं, वो हमारा उसी लाइन के पास आ जाता है। लाइक अगर हमने यहाँ से कॉल किया फंक्शन ये यहाँ से, तो इसमें इससे जो भी रिटर्न हो रहा है वो यहीं पे आ जाएगा वापस। एक तरह से कह सकते हैं कि जब हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये जो वैल्यू है, ये लाइन लिखी हुई है, ये रिप्लेस हो जाएगी इन दोनों के सम से। इस तरह से ये होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा था फंक्शन का कॉन्सेप्ट। फंक्शन के आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन में जो हम देखते हैं पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम्हें आगे काफ़ी यूज होगा इसका। तो सी में अगर किसी ने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस पढ़ा हो तो बता दो कोई क्या होता है, या किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो अभी यहाँ तक तो। सर रिटर्न वैल्यू एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल। तो रिटर्न वैल्यू का मतलब ये होता है जैसे तुम्हारे पास, अच्छा फंक्शन तो पता है ना फंक्शन क्या होते हैं तुम बताओ तो उसमें पता चल कर पाऊंगा कि तुम्हें क्या नहीं आ रहा है। बताओ फंक्शन पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताओ सर किसी कुछ। मतलब जो भी नंबर है वहाँ दिया हुआ है ऐड करने के लिए, फिर किसी भी मतलब कोई भी समेशन या वगैरह, तो हमने हाँ पहले उसको कोड लिखा और फिर बाद में हमने उसको अ, मतलब जो भी उसे इनपुट देना और बाद में हम उसे इनपुट देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और तो फिर एक रिटर्न में आपने कहा कि जहाँ से हम लोग करते हैं रिटर्न को वो वहीं पर प्रिंट कर देती है, मतलब थर्ड लाइन या सिक्स लाइन, तो वो नहीं समझ में आ रही थी। अच्छा अच्छा ठीक। तो देखो फंक्शन हमारा क्या करता है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, ये फंक्शन में डिफाइन किया। उसके बाद जब भी हम कहीं से भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, लेट्स से मैंने फंक्शन को कॉल किया लाइन नंबर 12 से, ठीक है, ऐड टू नंबर्स, इसके अंदर कुछ वैल्यू पास की जो कि मुझे करनी पड़ेंगी क्योंकि मैंने पैरामीटर्स में 2 नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, अब मेरा क्या होगा कि ये जब जब भी ये फंक्शन रन होगा तो यहाँ से जो भी रिटर्न हो रहा है, ठीक है, वो रिटर्न की जो वैल्यू है, लाइक यहाँ पे वैल्यू तुम्हारी है नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी इस लाइन को रिप्लेस कर देगी, इस 12 लाइन को रिप्लेस कर देगी एग्जीक्यूशन के बाद। ये होता है तुम्हारा। अब एक अगर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर रिटर्न हमने लिख दिया है किसी फंक्शन में तो उसके बाद अगर कोई भी लाइन लिखी हुई है तो वो रन नहीं होती है। दिस लाइन विल नॉट बी प्रिंटेड। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि उसके बाद कोई भी फंक्शन में कुछ कुछ भी लाइन या कुछ भी कोड लिखा हुआ है तो वो रन नहीं होगा। देखो यहाँ पे जब हमने कॉल किया फंक्शन को 12 और 45 पास किया तो रिटर्न होकर हमारे पास आया 12 और 45 का जो भी समय रिटर्न होकर आया होगा 57। लेकिन तो उसने यहीं पे हमारा रिटर्न करा दिया 30 लाइन पे, 13 नंबर लाइन पे। अब इसे हमें अगर हमें देखना है तो हम उसमें कंसोल का यूज़ कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग थ्रू समझ सकते हैं कि जो रिटर्न वैल्यू आई है वो किस तरह से आ रही है हमारे पास। ये देखो 13th लाइन पे ये 57 लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है। अब 13 लाइन पे 57 तो लिखा नहीं है, वहाँ क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट लिखा है। तो इसके अंदर जो भी तुम्हारा ये लिखा हुआ है इसकी जगह 57 लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है। तो 57 कहाँ से आया, 57 आया हमारा रिटर्न स्टेटमेंट से कि हमने रिटर्न किया यहाँ से, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 57 यहाँ से रिप्लेस हो गया। तो ये होता है रिटर्न का कॉन्सेप्ट। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है सर, तो इसके आगे बढ़ते हैं अब ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तुमने कभी पहले सी वगैरह में नहीं पढ़ा होगा इसलिए थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो स्टार्टिंग में, लेकिन हो जाएगा क्लियर धीरे धीरे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, एक डेटा टाइप की तरह ही काम करता है। इसमें हम कुछ डेटा स्टोर कराते हैं, उसे एक्सेस करते हैं जरूरत पड़ने पे, उसका यूज में उसे अपने यूज में लेते हैं।
और जब तुम थोड़ा एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे या कहीं वेब डेवलपर बनोगे तो ऑब्जेक्ट को काफ़ी बार देखोगे। लाइक तुम्हें ये सब देखने को नहीं मिलेंगे नंबर वगैरह, बल्कि एक ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा हर जगह। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। वेयर माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। वेयर लिखा कीवर्ड, उसके आगे ऑब्जेक्ट का नाम, उसके आगे ये असाइनमेंट का, ये तुम्हारा असाइनमेंट, उसके आगे करली ब्रेसेस। इसके अंदर हम कुछ भी डेटा लिखेंगे जो भी, वो हमारे ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हमारा रहता है किस टाइप से, ऑब्जेक्ट के पास कुछ की होती है, उसकी की कुछ वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। की2 उसकी कुछ वैल्यू, और इन सारी कीज और वैल्यूज में कॉमा से सेपरेशन रहता है, कॉमा। ठीक है, की3 उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जैसे हम इंटीजर स्टोर करा रहे थे अपने, वेयर नंबर इक्वल्स टू सम इंटीजर, जैसे हम स्ट्रिंग स्टोर करा रहे थे, वेयर स्ट्रिंग इक्वल्स टू सम स्ट्रिंग। इसी तरह से अगर हमें कुछ एडवांस डेटा टाइप यूज़ करना है तो हम उसके लिए करते हैं ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या है, हमारी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, की एंड वैल्यू। अब इन्हें हम एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, अब हमें कौन सी की को एक्सेस करना है, लाइक मुझे की2 को एक्सेस करना है। ठीक है, की2 लिख दिया। इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो यहाँ क्लियर नहीं हो पाएगा, वैल्यू2 वैल्यू1 वैल्यू3, मैंने की2 को एक्सेस किया, उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू थी वो मुझे वैल्यू मिल गई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल डॉट जेएस 7th लाइन पे। 7th लाइन में मैं ये प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ से कि मेरे ऑब्जेक्ट में की2 पे क्या वैल्यू है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट यूज होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ कीज यूज कर सकते हैं, उन कीज के करस्पॉन्डिंग कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, उस डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं उस की के थ्रू। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। लाइक अब ये तो एक बेसिक ऑब्जेक्ट था, मैं बना देता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, नेम अंकल शर्मा, फंक्शन को भी रहने देते हैं। अच्छा एक चीज़ बताने वाला था मैं कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैल्यू का कुछ ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग ही होगी, इंटीजर ही होगा। उस की वैल्यू कोई एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक फंक्शन भी हो सकता है। वही फंक्शन में बताने वाला था अभी, लेकिन उसमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आएंगे इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से और मुझे स्टोर करना है। तो इस तरह से तुम्हारा बनता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का तुम यूज तुम्हें पता चल गया हो कि क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि उसमें हम कुछ डेटा अपना स्टोर करा सकते हैं की वैल्यू पेयर में। लाइक मैंने स्टोर कराया नेम, टिंकल शर्मा, एज और कॉलेज नेम एटसेट्रा। और इसे जब भी चाहें हम की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे नेम को एक्सेस किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, यहाँ तुम देख सकते हो नेम प्रिंट हो गया यहाँ पे। और मुझे अगर कॉलेज नेम को एक्सेस करना है, सेव किया, रिफ्रेश, देखो इस तरह से ये एक्सेस हो गया। तो ये एक एडवांस डेटा टाइप है जिसमें कि जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये काफ़ी जगह तुम्हें देखने को मिलेगा कि कोई भी डेटा तुम्हारा वो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है और तुम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हो या मैनिपुलेट कर रहे हो। तो ये होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। और इसके आगे अब देखेंगे हम कि इसका जावास्क्रिप्ट में कोड रन कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए कल देखेंगे, आज काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे तुमने सी में देखा होगा अपना कि तुम सेव करते हो उसके बाद रन करते हो, सिंपल रन हो जाता है।
जावास्क्रिप्ट में रन होने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लाइक किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, किस तरह से कैसे हम क्रोम डेवलपर टूल को यूज़ करते हैं, और हमारा जो कोड होता है वो कहाँ रहता है, लाइक यहाँ रहता है हमारा कोड, कंट्रोल माइनस माइनस सोर्सेज टैब, ये देखना जाके कंसोल के पास में सोर्सेज, सोर्स में तुम देख पाओगे पूरा तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो तुम्हें पूरी दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे दिख रही है सामने, ये तुम्हारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे तुम्हारी इंडेक्स फाइल दिखाई दे रही है। कंसोल में तुम्हारा यहाँ पे आउटपुट आता है, एलिमेंट में तुम्हारे HTML रहता है। तो हम अब कल देखेंगे कि ये सोर्सेस में मतलब किस तरह से जावास्क्रिप्ट फाइल आती है, और ये तुम्हारा जो सब दिखाई दे रहा है वॉच, ब्रेक पॉइंट, स्कोप, कॉल स्टैक वगैरह, ये सब देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है एग्जैक्टली रन कैसे होता है। लाइक अगर मैं तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल दूं इसका, तो इसका देखो कैसे रन होता है, एक बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ इस तरह से होता है कि तुम्हारे पास कुछ एक इस तरह से कुछ तुम्हारे विंडो में, कुछ विंडो ऑब्जेक्ट में कुछ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगा, देखो तुम्हें दिखाऊँ मैं। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, ये विंडो, विंडो का मतलब है कि विंडो ऑब्जेक्ट मतलब पूरे इस विंडो में एक जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे तुम्हारा ये मेरा ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। तो किस तरह से ये स्टोर होता है, ठीक है, फिर किस तरह से एक्सेस होता है, जब हम इसे रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, रन किया तो किस तरह से हमारा ये प्रिंट होता है, ये सब देखेंगे हम कल। किस तरह से डेटा स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, ब्राउजर के कौन से पोर्शन में स्टोर होता है। ठीक है, कॉल स्टैक वगैरह ये सब की फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन बहुत सारे फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो एक कॉल स्टैक बनता है हमारा, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल से देखेंगे। और कल कुछ तुम्हारे कुछ एनिमेशन वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को कुछ मैनिपुलेट करा के दिखाया जाएगा कि किस तरह से कर सकते हैं उससे हम। तो ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है, इसमें कुछ अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, या फिर जो मैंने पीपीटी में बताया था कि स्टैटिक डायनेमिक जावास्क्रिप्ट यूज क्यों करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या है, इसमें से किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ लो, कैसे हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, कोई भी डाउट? नो सर। या वेरिएबल क्रिएट करने में या फिर फंक्शन वगैरह ये सब कुछ भी? पूछना किसी को कुछ? ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, कल जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कैसे कोड रन होता है। ठीक है, उसके आगे कुछ एडवांस कुछ चीज़ें जो भी बताने वाली है वो बताई जाएंगी। सेकंड ईयर में से कोई है यहाँ पे? यस सर। हाँ तो ठीक है, सेशन खत्म कर दो। यस सर। हेलो एवरीवन।